दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इस शख्स का नाम अमित केशव है। ये बिहार का रहने वाला है, बेगूसराय का, लेकिन ये इस समय पटना में रह रहा है। इसने कल बहन मायावती जी को चमारिन कह के और इनकाउंटर कराने की धमकी देता था। आपको पता होगा कि कल जब इसने धमकी दी उसके बाद इसके साथ क्या हुआ, इसे सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं गांव में कि मरी हाथी 1.25 लाख के बराबर। बहन जी भले ही सत्ता में ना हों, लेकिन उनका जो शासनकाल, जो उनका कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर था, उसे लोग आज भी याद करते हैं। इस लौंडे ने, इस लड़के ने न जाने में कौन सी गलती कर दी कि ऐसे शब्दों का उच्चारण कर दिया। इसे शायद ये नहीं समझ में आया कि हम किस पर यह अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ जो घटना हुई है उसे देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो देर नहीं करते हैं, आज की वो तमाम खबरें बताएंगे जो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। बीजेपी कांग्रेस के झांसे में आपको नहीं आना है, ये सबूत के तौर पर आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जब से 2014 में आए हैं सत्ता में, यानी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के कुर्सी पर, तब से देश के जितने भी संस्थान हैं, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उसको प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या संविधान में इसका प्राइवेट करने का प्रावधान है या नहीं? तो आपको बता दें, इसको सबसे पहले राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्राइवेट का इंतजाम कर चुकी थी। आपको बताएंगे इस वीडियो में। राहुल गांधी ने एक पूरा वीडियो बनाया है 1.5 मिनट का लगभग, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं इस प्राइवेट के खिलाफ हूं। उस पर दिलीप मंडल ने क्या लिखा है को इस वीडियो में हम बताएंगे। यदि कहीं थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और आपको जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के अलावा दलितों की कोई हितैषी नहीं है, ये बहन जी ने साबित कर दिया है। लेकिन आपको सबसे बड़ी खबर ये बता दूं कि जो लोग झांसे में आ जाते हैं कांग्रेस और बीजेपी के, उनके लिए यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मायावती जी पर कल अभद्र भाषा से इस्तेमाल करने वाले उस व्यक्ति पर क्या हुआ है, ये भी जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यही वो शख्स है। इस शख्स ने बहन जी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पहले तो मैं आपको वो बता दूं किस भाषा का उसने इस्तेमाल किया था। उसने कहा कि किस दिन तुम्हारा भी इनकाउंटर होगा मायावती चमारिन। सोचिए, बहन जी को जो दलित समाज, जो पिछड़ा समाज, जो अल्पसंख्यक समाज देवी की तरह मानता हो, उन्हें संविधान की देवी कहता हो, कानून की देवी कहता हो, उस व्यक्ति ने कैसे बहन जी को ऐसे शब्दों से संबोधित किया। लेकिन आपको बताएंगे उस व्यक्ति की असल में क्या जाति है। ये बहुत मायने रखता है मायावती जी को गाली देने वाले की। दरअसल वो जो अमित केशव है, पीछे जाति का नाम नहीं लगाता है, टाइटल नहीं लगाता है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो किसी बड़ी जाति से बिलोंग करता होगा। दोस्तों, सबूत से पता चला है कि वो भूमिहार जाति से है, यानी कि बिहार में भूमिहार को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये ब्राह्मण जाति से आने वाला व्यक्ति मायावती जी को खुलेआम गाली दे रहा है, इनकाउंटर कराने की बात कर रहा है। इस पर SC/ST एक्ट के तहत तमाम मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इस पर सूरज बौद्ध ने क्या लिखा है उसे में समझना चाहिए। उन्होंने लिखा कि बिहार पुलिस ने गालीबाज अमित केशव भूमिहार पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु बेगूसराय पुलिस को आदेश दे दिया है। फिलहाल इसने डर के मारे अपना X अकाउंट डिलीट कर दिया है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो बेगूसराय पुलिस को यह आदेश मिल चुका है कि इसे पकड़कर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस व्यक्ति के जो अंदर डर बैठ गया है, वो बहन जी का डर सबके अंदर होना चाहिए, जो कानून अपराधी है, जो माफिया है। इसने अपना X अकाउंट डिलीट कर दिया। आपको बताते हैं किस नाम से दोबारा X अकाउंट बनाया है। इसने बनाया द अमित केशव नाम से एक अकाउंट बनाया है, जो आपके यहाँ शो हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि बहन जी ब्राह्मणों की भागीदारी सुनिश्चित कर देती हैं, दलितों की भागीदारी बराबर देती हैं, पिछड़ों की भागीदारी बहन जी देती हैं, मुसलमानों की भागीदारी बहन जी देती हैं, तो फिर लोग इन्हें गाली क्यों देते हैं? क्या बहन जी ने कभी गरीब, क्या कभी बहन जी ने किसी शरीफ इंसान को सताया है? क्या बहन जी ने कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की है? मुझे समझ नहीं आता कि बहन जी से इतना लोग नफरत क्यों करते हैं, जबकि डरते तो सिर्फ गुंडे माफिया हैं बहन जी से, और बाकी लोग बहन जी से प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी बहन जी से कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति मानसिकता से
पीड़ित हैं वो लोग बहन जी के खिलाफ दिन ब दिन षड्यंत्र रचा करते हैं, लेकिन जब तक बहुजन सोशल एक्टिविस्ट जिंदा हैं तब तक बहन जी का कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आज साबित हो चुका है। तो सबसे बड़ी खबर आज आपको बताएंगे जो अपडेट निकल कर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ एयरपोर्ट पर जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या कहा, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो के बाद राहुल गांधी जी ने और क्या कहा उसके बारे में बताता हूं, और उस पर बहुजनों के सबसे बड़े चैनल दिलीप मंडल ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। शरण सिंह जी के नाम का एयरपोर्ट है और ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020 और 2021 के बीच में 50 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता की पूंजी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जबरदस्त एयरपोर्ट जो जनता की पूंजी है, इसको नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ 2020 और 2021 के बीच में गौतम भाई को दे दिया। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। ये आप इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन दे रहे हैं अदानी अंबानी, 4-5 दिन पहले कहा जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। इस वीडियो लीजिए टेम्पो का, इसका टेम्पो वाले एयरपोर्ट का। So 7 airports like this for 50 years they handed over, just like that, billions of dollars. I was wondering how many tempos it required to do this thing at such a tempo. I mean, these are questions the Prime Minister of India has got to answer. And jaldi karaiye na inquiry. Up there, look up there. Adani Defence and Aerospace helping build a secure nation. Also getting airports for free. तो दोस्तों जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये सारा चीज अडानी भाई का हो गया, अंबानी भाई का हो गया, मोदी जी ने इसको प्राइवेट कर दिया, उसको प्राइवेट कर दिया, साथ साथ देश में एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया। तो मोदी जी ये पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। जो आपकी पार्टी ने चाल चला था उसी चाल को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। आपको सबूत देते हैं कैसे। राहुल गांधी जी, आपने कहा कि आज मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर था, यहाँ से लेकर मुंबई, गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक तमाम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने अपने टेम्पो वाले मित्रों को सौंप दिया है। देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची गई है, क्या नरेंद्र मोदी जनता को बताएंगे? तो ये पहली बार प्राइवेट नहीं हो रहा है, पहली बात राहुल जी। और राहुल जी एक बात आप ये समझिए कि आपने जो कार्य किया, आपकी जो पार्टी ने कार्य किया, उसी कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खैर, राहुल जी की बातों पर क्या कहा दिलीप मंडल ने वो हमें समझना है, क्योंकि उसी में पूरे पॉलिटिक्स की हिसाब किताब छुपा हुआ है। दिलीप मंडल जी ने इस पर लिखा, सर जी ये क्या तमाशा कर रहे हो। 2006 में आपकी सरकार ने दिल्ली और मुंबई के सरकारी एयरपोर्ट प्राइवेट पार्टी जीएमआर और जीबीके को बेच दिया। इन 2 एयरपोर्टों में जितना ट्रैफिक है उतना देश की बाकी सभी एयरपोर्ट मिलाकर भी उस समय नहीं था। अब ये मत कहना कि हम तो ईमानदारी से देश की संपत्ति बेच रहे थे। प्राइवेट करना नरसिंह राव के समय से भारत की पॉलिसी है। शिखर पर पार्टी बदलती रही है। भारत सरकार एक स्थिर चीज है जब तक कि कोई सरकार पुरानी नीति को बदल न दे। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप मानकर चल रहे हैं पूरे देश का स्मृति लोप हो चुकी है और अचानक से सब लोग भूल गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है सर जी, हमें 2006 याद है। सोचिए 2006 में सबसे पहले ये काम आपने ही किया था। अगर आपने वो रास्ता नहीं बनाया होता प्राइवेट करने का, देश की संपत्ति को बेचने का, तो शायद आज प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होती। तो रास्ता आपने तय कर दिया, प्राइवेट करने का शुरुआत आपने खोल दिया, बशर्ते आपने थोड़ा थोड़ा काम किया। नरेंद्र मोदी उससे ज़्यादा कर रहे हैं। आपने मंदिर की बात कही कि मंदिर के नाम पर मुझे वोट नहीं चाहिए। आपने मंदिर का ताला खुलवाया तो प्रधानमंत्री ने मंदिर को बनवा दिया। तो जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। खैर, आपको एक बड़ी खबर और बताते हैं कि हरदोई जिला में आज बीएसपी के बूथ अध्यक्ष की मौत हो गई है। मौत ऐसे नहीं, उसकी हत्या हुई है। हरदोई में बीएसपी के पोलिंग बूथ एजेंट की पीट कर हत्या कर दी गई है। बीएसपी विरोधी इतने बौखलाए हुए हैं कि अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। चिंता न कीजिए, बीएसपी पावर में आने पर गुंडों का तरीके से इलाज किया जाएगा। दैनिक भास्कर ने इसे भी लिखा कि हरदोई में बीएसपी के पोलिंग एजेंट की हत्या। मतदान के बाद दबंगों ने बोला हमला, गांव में तनाव, पत्नी बच्ची को भी पीटा। सोचिए
उसको तो मार ही दिया, लेकिन पत्नी बच्ची को भी बहुत पीटा। तो ये देश में गुंडा राज हो रहा है, दलितों पर लगातार, मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। और मोदी जी, योगी जी कहते हैं दलितों को मत मारो, मुझे मारो। शर्म आनी चाहिए। खैर, आप लोग की इस पर क्या राय है? अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या मायावती जी से अच्छा कानून व्यवस्था कोई चला सकता है या नहीं? क्या योगी आदित्यनाथ के इस शासनकाल में कानून व्यवस्था सबसे बेस्ट है या नहीं? अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोगों का दिल से जय भीम। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।